आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिल्किस बानो के दोषियों को भले ही गोदी मीडिया हो और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी उन्हें आरोपी बताने की कोशिश करे, पर हम उन्हें दोषी ही कहेंगे। और दोषियों का किस तरीके से हौसला बुलंद करने का काम गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, उसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। और आपको गुजरात सरकार की पीठ जाकर के ठोकनी पड़ेगी कि कैसे बलात्कार के दोषी जो हैं सीना तान करके खुले आसमान के नीचे आजाद घूमेंगे, और जो पीड़ित है वो जगह जगह अपनी पहचान को छुपा करके रहने के लिए मजबूर है। अब गुजरात से दोषियों का वो चेहरा सामने आना शुरू हो गया है, जहां बिल्किस के गवाहों को धमकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और दोषी कह रहे हैं कि जब इतने सालों में तुम कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे, अब तुम्हें भगा भगा करके मारेंगे। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बिल्किस बानो केस के गवाह इम्तियाज धांची को धमकी मिली है। आरोप 15 अगस्त को रिहा हुए केस के 11 दोषियों में से एक राधे श्याम पर है। यह मामला 15 सितंबर का है। इम्तियाज ने 19 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मानवाधिकार कार्यालय और दाहोदा डीएम और एसपी को एक एप्लीकेशन भेजी है। इसमें धमकी और जान का खतरा होने की बात कही है। इसके बाद 23 सितंबर को एसपी और डीएम ऑफिस से एप्लीकेशन के बारे में मालूम किया तो जवाब मिला कि इस तरह का कोई कागज अब तक नहीं मिला है। इसकी पुष्टि के लिए दाहोदा डीएम और एसपी ऑफिस फोन किया गया तो पता चला एसपी छुट्टी पर हैं। डीएम ने कहा कि हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। 15 सितंबर की शाम में राधिकपुर से देवघर बारिया जा रहा था। रास्ते में पिपलौद गांव पड़ता है, वहां रेलवे क्रॉसिंग है। तब करीब 8 बजे होंगे। मैं वहां से गुजर रहा था। राधे श्याम ने मुझे बुलाया। वे अपनी कार से और बाइक से था। मैं डरते डरते उसके पास गया। उसने पूछा सब ठीक है? मैंने कहा हाँ सब ठीक है। फिर उसने कहा तुमने इतना सब किया, हमारा क्या बिगाड़ लिया? हम तो अब बाहर हैं, अब भागने की बारी तुम्हारी है, अब तुम्हें भगा भगा कर मारेंगे। बिल्किस बानो मामले की ग्राउंड रिपोर्ट करते वक्त इम्तियाज से मुलाकात की थी। वे बिल्किस के ससुराल देवघर के बारिया में दंगा पीड़ितों के लिए बने कैंप में मिले थे। उन्होंने तब भी डर जाहिर किया था। कहा था कि पैरोल पर बाहर आने पर दोषी गांव के लोगों को धमकाते थे। धांची ने बताया था कि दोषियों में शामिल गोविंद भाई नई एक बार पैरोल पर आया था तो उसने हमारे बच्चों को धमकाया और बदसुल्की की, मुझे भी धमकाया। मैंने 30 सितंबर 2019 को थाने में शिकायत दी, कई चक्कर काटे पर कुछ नहीं हुआ। इम्तियाज धांची बिल्किस के मायके रणधीकपुर में रहते हैं। उनका घर बिल्किस के पड़ोस में था। दोषियों के रिहा होने पर गांव के कुछ परिवारों को छुड़ाकर बाकी सभी बिल्किस के ससुराल देवघर बारिया में बने कैंप में रहने चले गए। धांची भी अपने परिवार के साथ वहीं रह रहा है। वे रोज रणधीकपुर काम करने जाता है। इस मामले में धमकाने के आरोपी राधेश्याम मोहनदास शाह से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। इम्तियाज की मदद कर रहे सोशल वर्कर रज्जाक बारिया कहते हैं हम कितने भी कागज थे, वे कभी दफ्तर में निगरानी में नहीं आते। यही हमेशा से होता रहा है। रज्जाक बिल्किस बानो केस में भी एक्टिव रही हैं। इसके बाद हमने पीड़ित की एप्लीकेशन की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले डीएम दाहोद हर्षित गोसावी को फोन किया। जवाब मिला कि अब तक हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं पहुंची है, ना कोई देने आया है और ना ही रजिस्ट्री से कोई चिट्ठी आई है। हमने पूछा एप्लीकेशन मिलने के बाद आप क्या कदम उठा सकते हैं? इस पर डीएम ने जवाब दिया हम मामले की स्थिति को समझने के बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा सकते हैं।
इसके लिए हमारे पास आरोप लगाने वाले का लिखित में कोई कागज चाहिए। इसके बाद हमने एसपी दफ्तर में पूछताछ की। वहां पता चला कि एसपी हितेश कुमार एच जॉयसर 22 सितंबर से छुट्टी पर है। क्या रणधीरपुर में इम्तियाज धांची नाम के किसी व्यक्ति ने एसपी ऑफिस में कोई एप्लीकेशन दी है? जवाब में एक नंबर मिला। उस नंबर पर फोन किया तो ये नंबर टाउन इंस्पेक्टर का था। उन्होंने कहा इस तरह की एप्लीकेशन का विभाग दूसरा है। अब तक मेरी जानकारी में ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई है। तो वहीं दंगाइयों के हमले के इकलौते चश्मदीद सद्दाम ने बताया उस दिन क्या हुआ था। ये 3 मार्च 2002 संडे का दिन था। हमें कुछ लोग हमारी तरफ आते दिखे। उनके हाथ में तलवार, हसिया, कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप थे। वे आकर मारने काटने लगे। मेरी अम्मी हाथ पकड़कर मुझे दूसरी तरफ लेकर भागी। तभी किसी ने मुझे अम्मी से छुड़ाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। मेरे ऊपर एक पत्थर रख दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। तब 7 साल के रहे सद्दाम को ये सब याद आता है। इस बारे में बताते हुए सद्दाम उसी बच्चे की तरह नजर आते हैं जिसके सामने उसकी अम्मी की लाश पड़ी थी। सुलेमान अवैसी नहीं भूले वे दिन। बिल्किस को रोक लेते तो तेरा जिंदगियां बच जाती। 28 फरवरी 2002 की सुबह दाहोदा के रणधीरपुर गांव में एक बस्ती खाली हो चुकी थी। बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द सब बदहवासी और डर की हालत में खेतों जंगलों के रास्ते भाग रहे थे। पीछे एक भीड़ थी, हाथों में कुल्हाड़ी, हसिया और तलवारें लिए। उनसे बचकर बिल्किस की टोली कुआंजर और पथनपुर में रुकी थी। यहाँ सब सरपंच रहे सुलेमान और ओवैसी के यहाँ उन्हें पनाह मिली। दोनों को अभी अफसोस है कि वे उन लोगों को गांव में नहीं रोक पाए। ऐसा किया होता तो तेरा जिंदा होते। रिहा हुए दोषियों के परिवार बोले हम भी बर्बाद हुए, हमारी कोई नहीं सुनता। रणधीरपुर में बिल्किस बानो का मायका है। बिल्किस की बस्ती में करीब 75 लोग रहते हैं। बमुश्किल ही अब कोई वहां रहता होगा। दरवाजे पर ताले, रिहा किए गए 11 गुनहगार भी अपने अपने घरों से गायब हैं। ज्यादातर मन्नत मांगने निकले हुए हैं। एक दोषी बाका भाई कीमा के बेटे से हमने पूछा पिता के बारे में। पूछा तो उसने जवाब दिया मुझे कुछ याद भी नहीं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मीडिया ने तब से पीछा ही नहीं छोड़ा है। हमने ऐसे मिलने आते कई लोग हैं जैसे हम कोई अजूबा हो। बिल्किस की आजादी क्यों छीनी जाए? उनके दोषियों के आसपास पुलिस तैनात हो। बिल्किस बानो का केस लड़ने वाली एडवोकेट शोभा गुप्ता ने गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को गलत बताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई लोग कह रहे हैं कि बिल्किस को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल है कि बिल्किस की आजादी क्यों छीनी जाए? जब तक गुनहगारों की रिहाई कैंसिल नहीं होती तब तक क्यों ना उनके चारों तरफ 4-4 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाएं। इससे वे लोग बिल्किस को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और किस तरीके से अब सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल हो रहा है इस पूरे केस में, इसे देखना और समझना जरूरी है। जहां कई लोग एसपी, डीएम तमाम लोगों से बात करते हैं, एप्लीकेशन मिली, कहा जाता है ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं, दूसरे से बात करो। यही खेल जो है बिल्किस बानो में लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के दोषियों को लेकर के किस तरीके की सुनवाई करेगा इस पर सभी की निगाह बनी हुई है। पर ऐसे में गवाहों को धमकाना दोषियों द्वारा ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।